अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 161 के रिलेटेड है कि 161 का जो बयान है वो पुलिस के सामने होता है और इसको साइन नहीं किया जाता। ये बात 162 में लिखी है। स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइन, कि पुलिस को जो भी स्टेटमेंट देंगे कौन देगा? को गवाह, को विक्टिम, कोई जो कंप्लेनेंट, जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पर्सन जिसको फैक्ट्स का पता है वो इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करेगा और एज ए विटनेस सामने आएगा। यूज ऑफ सच स्टेटमेंट, यानी पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट हुई 161 की, एक विटनेस की, विक्टिम की, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, उसको एक तो साइन नहीं होना है। साइन मतलब वो पर्सन जिसने बयान दिया वो साइन नहीं करेगा। और उस स्टेटमेंट का यूज क्या होगा? सब सेक्शन 1 में तो उन्होंने बता दिया कि पुलिस वाला वो बयान लिखेगा और जो है वो साइन नहीं होगा। यूज पर्पस यहाँ लिखा है, बी यूज फॉर द एनी पर्पस एट एन इंक्वायरी ट्रायल। ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान जज के सामने उस स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा। यूज कैसे किया जाएगा? प्रोविजन में है, प्रोवाइडेड व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड। अब जो बंदे इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की उनको कॉलम नंबर 6 173 की रिपोर्ट चालान में कॉलम नंबर 6 में एज ए गवाह रखा जाएगा। वो गवाह जब हाजिर होंगे कोर्ट में, तो कोर्ट शैल ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इंक्यूज्ड, जब अक्यूज्ड रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट से, रेफर टू सच राइटिंग, इसको कहते हैं कन्फ्रंट करवाना, कि इस बंदे की पहली एक जो कॉपी है 161 का बयान इसने दिया था वो और है, या उसमें कोई और बात इसने कही। डायरेक्ट दैट अक्यूज बी फर्निश ए कॉपी, अक्यूज को एक तो इसकी कॉपी मिलनी है। जब ट्रायल के दौरान कॉपीज मिलती हैं सेक्शन 241 के तहत, जब कॉपीज मिलनी है तो उसमें 161 की स्टेटमेंट की कॉपी भी मिलती है। जिस विटनेस ने पुलिस के सामने जो बयान दिया था वो हर एक की कॉपी अक्यूज को मिलती है। उन कॉपीज के साथ चालान की कॉपी मिलेगी, जो साथ अटैच डॉक्यूमेंट होंगे 161 की स्टेटमेंट की कॉपी भी मिलेगी। अब ये जो डॉक्यूमेंट है 161 का, उसे क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान या री एग्जामिनेशन के दौरान उस विटनेस को कन्फ्रंट करवाने के लिए, कि आपने पुलिस के सामने और बात कही थी, कोर्ट में और बात कही है, यानी एक कोर्ट में बयान हो गया जो आके गवाही दी उसने, और उसकी गवाही को 161 की स्टेटमेंट के साथ कन्फ्रंट करवाने के लिए या गलत साबित करने के लिए इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है, 161 की स्टेटमेंट। अब इसमें आपसे क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 161 एंड ए वन 164। तो 161 का मकसद ये था कि ये पुलिस के सामने होती है, इसका इस पे साइन नहीं होते। दूसरा, ये कोई डायरेक्ट एज ए एविडेंस इस्तेमाल नहीं होती। ये उस विटनेस को कन्फ्रंट करवाने के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको गलत साबित करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। एक यहाँ पे ये है कि मे बी यूज कंट्राडिक्ट सच विटनेस, उस अक्यूज को कंट्राडिक्ट करने के लिए। लेट्स सपोज एक वकूए में एक इन्वेस्टिगेशन हुई एफआईआर में, 161 की स्टेटमेंट दी कंप्लेनेंट ने कि जो मारने वाला है, जो अक्यूज्ड है, इसके पास पिस्टल था। लेकिन जब वो कोर्ट में आया उसने कह दिया कि उसके पास राइफल थी। तो अब जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, लेट्स सपोज एफआईआर में भी राइफल है और कोर्ट में भी वो राइफल कह रहा है, लेकिन दरमियान में जो 161 की स्टेटमेंट दी थी पुलिस के सामने, उसमें उसने कह दिया कि पिस्टल था इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो अब अक्यूज्ड एफआईआर उठाएगा और उधर से कोर्ट में जो उसने स्टेटमेंट दी उसको उठाएगा और कन्फ्रंट करवाएगा 161 के साथ कि आपने उधर पिस्टल कहा, इधर राइफल कही। तो ये कंट्रोडिक्शन हो। 163, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, कि कोई इंड्यूसमेंट जो है वो ऑफर नहीं की जाएगी। पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पुलिस ऑफिसर है, ना कोई थ्रेट ना कोई प्रॉमिस, कोई स्टेटमेंट लेने के लिए, यानी पुलिस अपने सामने स्टेटमेंट लेने के लिए कोई थ्रेट यूज नहीं करेगी, ना कोई प्रॉमिस करेगी। बट नो पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन shall prevent by any caution or otherwise any person from making in the course of investigation under this chapter any statement which he may be disposed टू मेक ऑफ हिज फ्री विल। अगर कोई अपनी फ्री विल मर्जी से कोई गलत या सही स्टेटमेंट देना चाहता है तो पुलिस उसको फिर नहीं रोकेगी, लेकिन उसे थ्रेट नहीं करेगी, कोई झूठा प्रॉमिस उससे नहीं करेगी। 164 बहुत इंपॉर्टेंट है। 161 का, यानी 161 ऑन ओथ पे नहीं होती, एक डिफरेंस। दूसरा, पुलिस के सामने होती है। तीसरा, एज ए एविडेंस नहीं होती, वो सिर्फ कंट्राडिक्ट के लिए इस्तेमाल होती है। चौथा, उस पर साइन नहीं होती। 164 उससे थोड़ा अलग है। एनी मैजिस्ट्रेट, एक तो कोई मैजिस्ट्रेट ये रिकॉर्ड कर सकता है। फर्स्ट क्लास आर, जो इम्पावर्ड हो, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली इम्पावर्ड इन इन दिस बिहाफ, यानी गवर्नमेंट ने उसको इम्पावर किया हो। कौन सी स्टेटमेंट लिखेगा? रेकर एनी स्टेटमेंट। तो यहाँ स्टेटमेंट से क्लियर हो गया
ये किसी विटनेस की भी हो सकती है, विक्टिम की भी हो सकती है, और कन्फेशन किसकी होती है? हमेशा अक्यूज की होती है। तो यानी ये किसी भी पर्सन की स्टेटमेंट लिखी जा सकती है 164 के तहत, किसी विटनेस की, विक्टिम की, और किसी अक्यूज्ड की। अक्यूज्ड की है तो वो कन्फेशन होगी। और किस टाइम पे? इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, के जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आफ्टरवर्ड्स, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी हो सकती है पुलिस के सामने, और ट्रायल से पहले। इंक्वायरी और ट्रायल से पहले हो सकती है, इंक्वायरी के बाद भी हो सकती है। अभी इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद हो सकती है, लेकिन ट्रायल जब शुरू हो गया फिर नहीं होगा। फिर हमेशा वही स्टेटमेंट होगी जो डायरेक्ट कोर्ट लेगी एज एविडेंस। और इस स्टेटमेंट पे 164 पे हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, लाजमी अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। अक्यूज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर विटनेस है तो उसको, अक्यूज को मौका दिया जाएगा कि वो क्रॉस एग्जामिन कर ले। इसी तभी अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका होगा तभी वर्ड विजिबल है। अब ये कहते हैं कि 164 की स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, जो तरीकाकार 364 में प्रोवाइडेड है। 364 में हम इसका तरीकाकार पढ़ेंगे कि कैसे, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैजिस्ट्रेट क्या बताएगा, क्या उससे पूछेगा। और डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं लिख लेगा, पहले से पूछेगा कि आपको कोई खतरा तो नहीं है, आपको किसी ने डराया तो नहीं है, किसी ने मारा तो नहीं है, कोई मजबूरी तो नहीं है। इस तरह के तसल्ली करके कि वो फ्री विल से दे रहा है स्टेटमेंट जो भी पर्सन है, तो फिर उसकी स्टेटमेंट लिखेगा। कन्फेशन है तो कन्फेशन लिखेगा। सब सेक्शन 3। और अब कहते हैं कि जब रिकॉर्डिंग कन्फेशन लिखनी होगी मैजिस्ट्रेट ने, स्पेशली ये कन्फेशन के लिए, एक तो उस पर्सन को बुलाएगा, बताएगा कि नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन। मैजिस्ट्रेट उस पर्सन को बुलाएगा कि आप कोई पाबंद नहीं है कन्फेशन करने के, यानी कोई मजबूरी नहीं है। और ये भी बताएगा कि इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम, कि आपके खिलाफ ये एज एविडेंस यूज होगी। और उसके उससे ये क्वेश्चन पूछ के, जब मैजिस्ट्रेट को ये लगे, उसको यकीन हो जाए कि ये वॉलंटरीली दे रहा है, अपनी मर्जी से दे रहा है, देन वो इसका मेमोरेंडम बनाएगा। ठीक है, मेमोरेंडम बनाएगा कि अपनी मर्जी से दे रहा है, इसको कोई मजबूरी नहीं है। और नीचे एक पैरा लिखेगा सारा, आई हैव एक्सप्लेन टू द, नेम लिखेगा अक्यूज्ड का, कि वो बाउंड नहीं है बनाने, ये कन्फेशन करने का। और ये कन्फेशन जो कर रहा है वो उसके खिलाफ एज एविडेंस यूज होगी। और ये वो खुद मैजिस्ट्रेट ये लिखेगा कि मेरी प्रेजेंस में मैंने तसल्ली की, ये वॉलंटरीली दी है इसने स्टेटमेंट और करेक्ट है। और फिर अपने नीचे साइन करें। यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन का एमसीक्यू है। इट इज नॉट नेसेसरी द मैजिस्ट्रेट रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग ए कन्फेशन अंडर स्टेटमेंट शुड बी मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द केस। यानी जो मैजिस्ट्रेट कन्फेशन या ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो उस केस को ट्राई भी कर सके। चाहे 302 का केस भी है तो वो उसमें लिख सकता है, स्टेटमेंट लिख सकता है, कन्फेशन लिख सकता है। मोस्टली रेप केसेस में विक्टिम के स्टेटमेंट होती है इलाका मैजिस्ट्रेट के पास, जबकि ट्रायल तो सेशन कोर्ट करती है उसका, लेकिन स्टेटमेंट जो है वो जज के पास होती है। अब ये जज के पास जब 164 की स्टेटमेंट होगी, तो इस जज को एज ए विटनेस भी बुलाया जा सकता है। जो ट्रायल कोर्ट है वो एज ए विटनेस बुला सकती है, कन्फेशन का केस हो तो। ट्रायल कोर्ट मोस्टली तो नहीं बुलाती, सेशन कोर्ट, लेकिन बुलाना चाहे तो बुला सकती है, कभी कभी बुला भी सकते हैं। और उसी सिविल जज पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, मैजिस्ट्रेट पे। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए यहाँ तक। सर ये दोनों का 161 और 164 का जो क्रॉस एग्जामिनेशन का पॉइंट है वो जरा मेंशन कीजिएगा। हम्म 164 की स्टेटमेंट एक अलग स्टेटमेंट है। इसको आप कोर्ट के अंदर दी गई जो गवाही होती है रेगुलर ट्रायल में, वो नहीं कंसीडर कर सकते। ये जज के सामने दी हुई स्टेटमेंट है। अब 161 की स्टेटमेंट के मैं मोटे मोटे पॉइंट फिर रिपीट कर देता हूँ कि 161 की स्टेटमेंट पुलिस के सामने होगी, ओथ के बगैर होगी। कोई ओथ नहीं लिया जाएगा, नो ओथ। उस पे साइन नहीं होंगे, वो डायरेक्ट एज ए एविडेंस कंसीडर नहीं की जाएगी। उसका यूज क्या होगा? सिर्फ विटनेस को कंट्राडिक्ट करने के लिए। बस ये 161 है। अब आ जाइए 164 पे। 164 हमेशा ऑन ओथ होगी, बिफोर मैजिस्ट्रेट होगी। दूसरा फर्क। तीसरा फर्क है, इस पे अक्यूज जो स्टेटमेंट देने वाला है उसके साइन होंगे। चौथा फर्क ये है कि ये एज ए एविडेंस एडमिजिबल होगी। 164 इसमें अंदर लिखा है कि मे बी यूज एज एविडेंस, एडमिजिबल होगी। और पांचवा ये है कि ये डायरेक्ट एज ए एविडेंस एडमिट की जाएगी, कोई इसको किसी को कंट्राडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ये इसका
अलहदा फर्क हो गया। अब 161 और 164 को इकट्ठा करके पढ़िए। 161 की स्टेटमेंट पुलिस के सामने हुई, उस वकूए के मुतालिक जो भी उसने फैक्ट्स बताए विटनेस ने। एक विटनेस की स्टेटमेंट हो गई कोर्ट में आके। तो अब चूंकि कोर्ट में ये पहले स्टेटमेंट हो चुकी है, तो विटनेस की ट्रायल के दौरान भी यही स्टेटमेंट यूज हो सकती है। अगर इसमें पहले क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है तो यही स्टेटमेंट यूज होगी उस केस में। दोबारा गवाही नहीं ली जाएगी इस बंदे की। अगर इस पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो फिर इस पे दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा होगा, तो फिर 161 की स्टेटमेंट उठा के सामने लाई जाएगी कि अगर कोई कंट्राडिक्शन आ रही है, और वो उसको अक्यूज यूज करेगा, डिफेंस का काउंसल उसको यूज करेगा। और 161 के जो पॉइंट्स हैं, जो 164 में उसने और बताए हैं और 161 में कोई और बात कही है, तो उसको कंट्राडिक्ट करेगा। इससे उस बंदे का करेक्टर शेक होगा और उसकी एविडेंस की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। अगर उसके में कोई मटेरियल फैक्ट उसने गलत बयान की हुई तो उसकी पूरी गवाही भी डिस्कार्ड हो सकती है। और कोई क्वेश्चन जी? नो सर, थैंक यू। ओके। 164 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। 161 और 164 इंपॉर्टेंट है। इसमें यही है कि जो विक्टिम ऑफ रेप होगा, जिसके साथ रेप किया गया है, वो चाहे 376 का ऑफेंस है, 377 है या 377 बी है, और एक 375 ए भी साथ ऐड कर ले, गैंग रेप, उस जो विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसका नेम एंड एड्रेस लिखा जाएगा, एज लिखी जाएगी, जो डीएनए के प्रोफाइलिंग के लिए कुछ मटेरियल लिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन ली जाएगी उसकी बॉडी से, वो उस रिपोर्ट में लिखा होगा। अगर कोई बॉडी पे मार्क्स ऑफ इंजरी हैं वो लिखा जाएगा। और उसकी मेंटल कंडीशन और अदर पार्टिकुलर जो रीजनेबल लगे वो डॉक्टर लिखेगा, और उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। और मेडिकल एग्जामिनेशन करके जो मेडिकल होगा वो फॉरवर्ड करेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। अब चूंकि सीआरपीसी में जो है एमएलआर एमएलसी, जो आप 337 F5 F2 के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, सजा खफीफा, जायफा, गैर जायफा के लिए, वो कोई प्रोविजन नहीं है कि उसका मेडिकल करवाया जाएगा। उसकी भी अमेंडमेंट होगी, कभी ना कभी हो जाएगी। उसके लिए काम हो रहा था। पुलिस रूल्स में बस बात मेंशन है एमएलआर की, और कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन रेप विक्टिम्स के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली फिर 164 ए ऐड किया कि इनका मेडिकल के लिए अलहदा प्रोविजन होनी चाहिए। 164 बी है डीएनए टेस्ट, कि जब ये रेप केसेस होंगे तो डीएनए की एक तो एब्रीवेशन आप याद रखिएगा, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी डीएनए की एब्रीवेशन है कि डीएनए सैंपल्स भी लिए जाते हैं। किसके लिए? कि किस जो अक्यूज्ड है उसकी तसल्ली हो सके कि ये उसी का डीएनए है या नहीं है। 165 है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, कि जब पुलिस ऑफिसर कहीं किसी जगह को भी सर्च कर सकता है, उसके पुलिस स्टेशन की लिमिट में जो जगह आएगी उसमें सर्च कर सकता है, जहां उसे लगे कि यहाँ रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, राइट ग्राउंड्स फॉर हिज बिलीफ एंड स्पेसिफाइंग, उसे लगे कि यहाँ सर्च जरूरी है। ये जनरल सी प्रोविजन है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। एक 166 है, व्हेन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर एन अदर टू इशू ए सर्च वारंट, कि पुलिस स्टेशन अपने साथ वाले किसी और पुलिस स्टेशन को भी कह सकता है कि आपके इलाके में क्योंकि हमने सर्च करनी है, सेम और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हो तो उन्हें भी कह सकता है कि आप वहाँ पे सर्च के लिए जो है वारंट इशू करवाएं, या जो वहाँ आपके इलाके में हमने सर्च करनी है। चाहे ये इन्वेस्टिगेशन इस डिस्ट्रिक्ट की है लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी सर्च हो सकती है। 167 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ क्रॉस रेफरेंस लिखें 344। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है फिजिकल रिमांड का। 167, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, कि जब 24 घंटों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती तो फिर मैजिस्ट्रेट से एक बंदे का फिजिकल रिमांड किया जाएगा। फिजिकल रिमांड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। और कितने टाइम के लिए? यानी अगर 24 आवर्स हो चुके हैं बंदे को कस्टडी में, तो सेक्शन 61 सीआरपीसी कहता है कि उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। अगर उस बंदे के खिलाफ कुछ ग्राउंड्स हैं तो क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे कि हमें इसका फिजिकल रिमांड चाहिए, अब इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है। और द मैजिस्ट्रेट टू होम अक्यूज पर्सन फॉरवर्ड इन दिस सेक्शन में वेदर ही हैज और हैज नॉट ज्यूरिसडिक्शन, जहां क्लियर हो गया कि फिजिकल रिमांड के लिए
जरूरी नहीं है कि वो मैजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन भी हो कि वो केस को ट्रायल कर सकता है। वो किसी केस को में भी रिमांड दे सकता है, चाहे 302 का केस है, हमेशा मर्डर केसेस में भी रिमांड मैजिस्ट्रेट ही देता है। सेशन कोर्ट कोई रिमांड नहीं देती। ये रिमांड देना हमेशा मैजिस्ट्रेट की पावर है, किसी सेशन कोर्ट की पावर है ही नहीं। हमेशा वर्ड यहाँ मैजिस्ट्रेट का वर्ड यूज हुआ है पूरे 167 में। देखें कि मैजिस्ट्रेट का वर्ड यूज हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 ही आएंगे, इसमें सेशन कोर्ट की कोई बात ही नहीं है। ना उनका लिंक है ना। और रिमांड देना, फिजिकल रिमांड देना उनकी पावर है। वो कहते हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं, लेकिन वो रिमांड दे सकता है। फर्दर डिटेंशन यानी फिजिकल रिमांड देना, ऑथोराइज डिटेंशन ऑफ अक्यूज्ड इन कस्टडी। अब मैक्सिमम रिमांड आपने प्रैक्टिस में सुना होगा 14 दिन का रिमांड, 14 डेज। लेकिन लॉ कहता है टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, के 15 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए, 15 दिन से नीचे होना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि 15 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 15 दिन से नीचे होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने 14 दिन रखा हुआ है प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकली। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। तो आपने 15 डेज ही लगाना है, 15 डेज एग्जैक्ट ऑप्शन। अब इसमें कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि उन्होंने लिख दिया है कि थर्ड क्लास, क्लास 3 का जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास तो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं फिजिकल रिमांड देने की, उसके पास पावर नहीं। अगर सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट है तो वो भी, उसको भी गवर्नमेंट ने अगर पावर कन्फर की है तो तब वो रिमांड दे सकता है। और मैजिस्ट्रेट देने के लिए सबसेक्शन 3 में कहते हैं कि रेकॉर्ड हिज रीजन फॉर डूइंग सो, यानी रिमांड के लिए रीजंस लिखेगा। और रिमांड का जो ऑर्डर है फिजिकल रिमांड का, ये एक जुडिशियल ऑर्डर है और इसके खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन फाइल होती है। और अगर किसी ने इस रिमांड के ऑर्डर को चैलेंज करना है तो क्रिमिनल रिवीजन फाइल होगी सेशन कोर्ट। और जिस मैजिस्ट्रेट ने यह रिमांड देना है वो उस मैजिस्ट्रेट उस रिमांड पेपर की कॉपी सेशन जज को भेजेगा फॉर इंफॉर्मेशन, ताकि उसे इतला हो सके। अब सबसेक्शन 5 जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कुछ, कि अक्यूज पर्सन जब फीमेल हो और केस हो तो मैजिस्ट्रेट शैल नॉट, तो उसका रिमांड मैजिस्ट्रेट नहीं देगा। और एक्सेप्शन क्या है, किस केसेस में रिमांड हो सकता है, अगर कत्ल का केस है या डकैती का केस है, और वो भी सपोर्टेड बाय रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, और के अहम एविडेंस उसके खिलाफ मौजूद हो, तो तब उसकी डिटेंशन हो सकती है, उसका फिजिकल रिमांड हो सकता है उस लेडी फीमेल का। किस मकसद के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। और उसको कहाँ इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, प्रिजन, जेल में। पुलिस स्टेशन नहीं रखा जाएगा। ऑफिसर ऑफ जेल एंड पुलिस ऑफिसर, वहां पे फीमेल पुलिस ऑफिसर भी मौजूद होगी और जेल का सुपरिटेंडेंट भी मौजूद होगा। तब उनकी मौजूदगी में यह उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। सबसेक्शन 6, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन शैल मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट, इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेंजमेंट्स करेगा वो, ताकि जेल में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाकर फीमेल पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में वो इन्वेस्टिगेशन करे। सबसेक्शन 7 है, द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज नेसेसरी दैट अक्यूज्ड एफर्ट इन सबसेक्शन 1 टेकन आउट ऑफ प्रिजन। अगर उनको जरूरी चाहिए कि उस फीमेल औरत को इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल से बाहर लेके जाना है, तो कम से कम नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये कई दफा आ चुका है, पीपीएससी में आता होता है कि कौन सा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो फीमेल को जेल से बाहर लेके जा सकता है, कौन, किसको ऑथोराइज किया गया है, सब इंस्पेक्टर को। वो क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट को अप्लाई करेगा इजाजत लेके, ऑर्डर से, तो फिर उसको ले जाएगा। और साथ क्या होगी, अ कंपनी ऑफ ए फीमेल पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड बाय मैजिस्ट्रेट। और मैजिस्ट्रेट किसी लेडी पुलिस ऑफिसर को भी साथ अपॉइंट करेगा कि वो साथ जाएगी। और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, प्रोविजन छोटी सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट अक्यूज शैल नॉट बी केप्ट आउट ऑफ प्रिजन व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, यानी सुबह से शाम तक वो उसको बाहर लेके जा सकता है। जो नाइट आवर्स हैं वो नहीं, कि शाम के सनसेट होने के बाद नहीं, और सूरज तलू होने से पहले उसको जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। सुबह लेके जाएंगे और शाम में वापस जेल पहुंचा देंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइए जी। 167 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है फिजिकल रिमांड का। और इसके साथ 344 मैंने लिखवाया है, वो है जुडिशियल रिमांड का। वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल रिमांड एंड जुडिशियल रिमांड। तो फिजिकल रिमांड के लिए 167 आप मेंशन करेंगे, और 344 जो है जुडिशियल रिमांड। 167 इस पे मोटी सी पॉइंट्स लिख ले, बुलेट्स पॉइंट, कि 14 डेज फिजिकल कस्टडी टू पुलिस, फिजिकल कस्टडी टू पुलिस
एंड पर्पस फॉर द इन्वेस्टिगेशन, पर्पस इसका इन्वेस्टिगेशन है। 344 में है वो जुडिशियल रिमांड है, और कस्टडी किसकी होगी? जज की। कस्टडी होगी जज की। और अक्यूज कहाँ रहेगा? जेल। अक्यूज विल रिमेन इन जेल। और फिजिकल रिमांड में पुलिस स्टेशन रहेगा, हवालात में। पुलिस स्टेशन। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए जी। सर आपने आपकी आवाज नहीं आ रही। ये कहा। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, आप बताइए। जी सर, आपने कहा है ये इसका जो डिफरेंस है 341 के साथ, तो ये इसकी फिजिकल कस्टडी किसके पास होगी जुडिशियल रिमांड में? वो जज के अंडर होती है कस्टडी, और अक्यूज जेल में रहेगा। जुडिशियल रिमांड में हमेशा अक्यूज जज की कस्टडी में होता है, और जज उसको जेल में रखवाता है, प्रिजन में। ठीक है। जी। सर ये जो लिखा है नो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड, क्लास 2 और 3 नहीं है एम्पावर्ड, तो ये क्लास 1 फिर इसको देगा ये फिजिकल रिमांड? नहीं, दोबारा पढ़िए। प्रोवाइडेड दैट नो मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास, यहाँ तो क्लियर हो गया कि क्लास 3 का मैजिस्ट्रेट रिमांड नहीं दे सकता। एंड नो मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जी। नॉट स्पेशली इंपावर्ड इन दिस बिहाफ बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर तो सेकंड क्लास के मैजिस्ट्रेट को गवर्नमेंट ने इंपावर किया है तब वो रिमांड दे सकता है। अगर गवर्नमेंट इंपावर नहीं किया तो वो नहीं दे सकता। तो फिर अंडरस्टूड है ठीक है। ये कि ये ठीक है। फिजिकल फिजिकल रिमांड देना मैजिस्ट्रेट क्लास 1 की पावर है, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी गवर्नमेंट ने पावर दी है तो वो भी दे सकता है। लेकिन उसके लिए ठीक कंडीशन है, है, और थर्ड तो गवर्नमेंट दे ने ही नहीं उसे सकता। पावर दी हुई हो, अदरवाइज जी। नहीं दे सकता। जी जी। ठीक है। और सर ये आपने कितने डेज, 15 डेज का क्या कहा था कि ये 15 डेज के लिए फिजिकल रिमांड? जी, लॉ में लिखा है कि फिर नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, यानी 15 दिन का फिजिकल रिमांड होगा। प्रैक्टिस में यूज होता है 14 डेज, वो इसलिए कि नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, वो कहते हैं कि 15 दिन से ज्यादा ना हो तो वो 15 दिन से कम रखते हैं। प्रैक्टिकली 14 दिन में समझा जाता है कि फिजिकल रिमांड का टाइम पूरा हो गया है, चाहे 1 दिन का रिमांड हो, 2 दिन का हो, 3 दिन का हो। वो कोई मसला नहीं है। हो सकता है कि 1 दिन के रिमांड पे ही रिकवरी हो जाए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, तो वो उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज सकते हैं, यानी जेल भेज देते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है वो 14 दिन है। ठीक है सर। 168 रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस, बस इसको छोड़ें। 169 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट, कि जब पुलिस को लगेगा, कब? जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो केस का, पुलिस को लगता है कि इस बंदे के खिलाफ रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करें कि हमने इसे, इसका हमें फिजिकल रिमांड दें और हम इसकी जो है कस्टडी दें, इनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। क्या करेंगे जब एविडेंस ही नहीं है? रिलीज हिम, उसको छोड़ देंगे ऑन एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड, उससे बॉन्ड ले लेंगे कि कल को खुदा ना खास्ता उसके खिलाफ कोई एविडेंस आ जाता है तो दोबारा बुलाया जा सके। या उसको कह देते हैं कि जब अगर मैजिस्ट्रेट आपको बुलाए तो उसके सामने आपने मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। कौन सा? इलाका मैजिस्ट्रेट, जो कॉग्निजेंस ले सकता है पुलिस रिपोर्ट पे। 169 में डेफिशिएंट एविडेंस है, यानी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस बंदे के खिलाफ मटेरियल नहीं है, तो उसको रिलीज कर सकते हैं मुचलका लेके, उसका बॉन्ड लेके। 170 केस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस सफिशिएंट, जब एविडेंस सफिशिएंट है, बंदा अपी होल लग रहा है कि वो गुनाहगार है, उसके खिलाफ रीजनेबल ग्राउंड्स हैं उसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो क्या करेंगे? जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है उसके पास बंदे को फॉरवर्ड करेंगे। शैल टेक सिक्योरिटी फॉर फ्रॉम हिम फॉर हिज प्रेजेंस बिफोर सच मैजिस्ट्रेट। अगर तो वो बेलेबल ऑफेंस है, दूसरी सूरत ये है कि बेलेबल ऑफेंस है, तो फिर उस बंदे को वो छोड़ देंगे, क्योंकि बेलेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर खुद बेल ले सकता है, यानी उससे बॉन्ड लेना है, उसको छोड़ देना है, और साथ क्या कहना है कि आपने फलां डेट को जज के सामने पेश होना है। ठीक है? कि जब पुलिस रिपोर्ट जज के पास जाएगी, चालान आपका जाएगा, चाहे आप गुनाहगार हैं, चूंकि बेलेबल ऑफेंस है, इसीलिए हम आपकी बेल एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आप बॉन्ड देके जज के सामने पेश हो जाइएगा जब जज आपको बुलाए, जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। तो 170 ये है।
कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो बताइए। 171, कंप्लेंट्स एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू कंपनी पुलिस ऑफिसर। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि जब एक पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट पेश करनी है जज के सामने तो वो साथ नहीं लेके जाएगा। कंप्लेनेंट और विटनेस का साथ जाना जरूरी नहीं है। कंपनी यानी कंपनी साथ कोर्ट में जाना जरूरी नहीं है। और कंप्लेनेंट्स एंड विटनेसेस जो हैं वो उनको पकड़ के भी नहीं रखा जा सकता कि आपने कोर्ट में चूंकि हाजिरी देनी है, इसीलिए आपको हम अरेस्ट करते हैं या पकड़ के ले जाते हैं ताकि आप कोर्ट में जाके गवाही दें। Recusants, a complainant और witnesses में भी फॉरवर्ड इन कस्टडी। ये लोग हैं, एक्सेप्शन है, जिनको पकड़ा जा सकता है। कौन से? जो कंप्लेनेंट मुद्दई जिसने पर्चा करवा दिया लेकिन रिफ्यूजेस टू अटेंड और एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, कि या तो कोर्ट में जाता नहीं है, कोर्ट ने कहा है कि आपने गवाही देनी है तो बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे, आप गवाही देने आएंगे यानी अपना बॉन्ड दें, वो बॉन्ड भी नहीं देता और आता भी नहीं है, तो फिर उसे कस्टडी में ले सकती है पुलिस और इन कस्टडी मैजिस्ट्रेट के सामने भेजेगी कि ये बंदा गवाही देना नहीं चाहता, हालांकि इसने पर्चा करवाया लेकिन रेकुजांट है यानी खुद को रिक्यूज कर रहा है, गवाही से रोक रहा है। तो जज उसे डिटेन भी कर सकता है और उसे बॉन्ड लेके फिर छोड़ देगा। छोड़ सकता है कि अगर बॉन्ड वो देगा कि मैं गवाही देने कोर्ट में आऊंगा, या केस कंप्लीट हो जाए, हेयरिंग हो जाए पूरी, उसकी गवाही लग जाए तो फिर भी उसे छोड़ दिया जाए। यहाँ तक को क्वेश्चन। 172 है जी, पुलिस जिमनीज डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। कि पुलिस ने जिस तरह डेली डायरी एक हमने रोज नामचा पढ़ा लैंड रेवेन्यू एक्ट में, रूल 34 में, उसमें यानी पटवारी जो कार्रवाई लिखेगा करेगा सारा दिन वो लिखेगा। तो एक केस में जिसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस ऑफिसर, उसने जो कार्रवाई करनी है अपनी उस मिसल, जिसे मिसल कहते हैं, फाइल कहते हैं उस केस की, उसमें लिखेगा। उसको हम कहेंगे डायरी ऑफ प्रोसीडिंग। वो एक स्पेसिफिक हर केस की अलहदा होगी। हर केस में पुलिस का रोजनामचा और होता है डेली डायरी, ये डायरी ऑफ प्रोसीडिंग है इन इन्वेस्टिगेशन, यानी उस केस में जो वो प्रोसीडिंग कर रहा है वो सारी लिखेगा कि मैंने फलां जगह विजिट किया, ये इन्वेस्टिगेशन की, फलां बंदे की गवाही ली, फलां बंदे की स्टेटमेंट ली, सारा कुछ लिखेगा। नेक्स्ट है जी 173, चालान। इसके साथ लिख लें चालान, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 173 की रिपोर्ट क्या होती है, और इसके कॉलम है 7, कॉलम नंबर 1। अच्छी तरह इसको याद रखना है। कॉलम नंबर 1 में होता है कंप्लेनेंट का नाम, मुदई का नाम। कॉलम नंबर 2 इश्तिहारी मुल्जमान या जो बेगुनाह हो गए, जिनका चालान नहीं किया गया, या जो अभी इश्तिहारी हैं, इन दोनों के नाम आ जाते हैं। और इसमें रेड स्याही से लिखा जाएगा इश्तिहारी का नाम और ब्लैक से लिखा जाएगा जो बंदा बेगुनाह हुआ है, ब्लैक या ब्लू से। खाना नंबर 3 में आते हैं जेरे हिरासत, जो अरेस्ट हो चुके हैं। खाना नंबर 4 में आते हैं बार जमानत, जो जमानत पे फिर रहे हैं। खाना नंबर 5 में आएगा माल मुकदमा, कि इस मुकदमे में क्या बरामदगी हुई। खाना नंबर 6 में आ जाएगा विटनेसेस के नाम, लिस्ट ऑफ विटनेसेस। खाना नंबर 7 में आएगा, कॉलम 7 में, ब्रीफ फैक्ट्स, के इस केस में थे क्या और हमने क्या इन्वेस्टिगेशन की और क्या साबित हुआ कि कौन सा बंदा बेगुनाह है और कौन सा गुनाहगार है। तो ये जब एविडेंस कंप्लीट हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड, देन ये थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर भेजी जाएगी। 173 की रिपोर्ट यानी चालान थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर भेजा जाएगा। किसको? मैजिस्ट्रेट इम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस, ताकि मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेके इस केस को ट्राई करे। कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो बताइए। अब चालान वो कहते हैं कि 14 डेज, यानी 14 डेज ही जुडिशियल फिजिकल रिमांड के हैं। तो रिमांड पे इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो जाती है जब बंदा जुडिशियल गया, तो 14 दिन के अंदर अंदर यानी रिक्वायर्ड है 173 की रिपोर्ट भेजें अक्यूज को बेगुनाह या गुनाहगार करके जो भी। लेकिन अगर एक 14 दिन के अंदर नहीं हो सकी तो फर्दर उन्हें 3 दिन दिए जाते हैं कि आप 3 दिन, यानी टोटल 17 डेज उनके पास हैं कि वो जमा करवाएं अपनी चालान। अगर कोई 5 अक्यूज थे, उनमें से 2 अरेस्ट हुए और 3 अरेस्ट नहीं हुए, जो 2 अरेस्ट हुए हैं और 3 की अभी गिरफ्तारी बकाया है, तो उन 2 की हद तक इंटरम रिपोर्ट भेजी जाती है, यानी नामुकम्मल चालान भेजा जाता है कि ताकि केस का ट्रायल उन 2 अक्यूज की हद तक रुका ना रहे, वो ताकि कोर्ट उनका ट्रायल कर सके, तो नामुकम्मल चालान भेज देंगे। 174, पुलिस टू रिक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड।
जो पुलिस जो है 174 में अगर किसी बंदे ने सुसाइड किया है या किसी ने मारा है, उसको जानवर ने मारा है, या नेचुरल डेथ नहीं मिला मरा, वो रीजनेबल सस्पिशन है, शक है कि इसकी जो डेथ है वो किसी वजह से हुई है या किसी ने इसकी डेथ कॉज की है, तो 174 के तहत पुलिस ऑफिसर मौके पे जाके वहाँ पे इंक्वेस्ट बनाएगा। इंक्वेस्ट रिपोर्ट उसे कहते हैं कि डेथ की इंक्वेस्ट बनाते हैं। जब मौके पे गया, लाश इस तरह पड़ी थी, ये एविडेंस था, जो एविडेंस होगा वो भी कलेक्ट करेगा। वहाँ के जो दो या दो से ज्यादा जो रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स हैं नेबरहुड के, उनसे उनको बुला के उनसे भी पूछेगा, और सारी जो डिटेल होगा वो लिख के एक रिपोर्ट बनाएगा और मैजिस्ट्रेट को भेज देगा। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, या अगर मैजिस्ट्रेट खुद मौके पे जा सकता है तो उसको भी ले जाया जाएगा। अगर मैजिस्ट्रेट नहीं जा सकता तो पुलिस वाला बनाएगा। और जो डेड पर्सन होगा तो उसको सिविल सर्जन से उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा ताकि कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन हो सके। पोस्टमार्टम कराने का मकसद ही हमेशा यही है कि कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन करना। पावर टू समन पर्सन 175 में कि पुलिस ऑफिसर ने अगर मौके पे जाके इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनानी है तो वो किसी पर्सन को भी बुला सकता है कि आके मुझे इसके बारे में बताएं। 176 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लें। कबर कुशाई प्रैक्टिकली यूज होता है। कबर कुशाई, ये सब सेक्शन 2 की बात है। इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सियोमेशन। EXHUMATION, एक्सियोमेशन। 174 में है कि व्हेन एनी पर्सन डाइज वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस, कि वैसे तो था कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो पुलिस भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट बना सकती है, लेकिन अगर पुलिस की कस्टडी में किसी की डेथ होगी तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो करेगा इंक्वेस्ट। पुलिस वाले खुद नहीं बना सकते। कि अगर पुलिस की कस्टडी में ही डेथ हुई है तो इंक्वेस्ट जो है वो जज बनाएगा और सारी पावर्स इस्तेमाल करेगा, इंक्वायरी करेगा उस ऑफेंस में कि इसको कैसे मारा गया, किस तरह इसकी डेथ हुई है, सारा एविडेंस लेगा मौके पे और अपनी पूरी रिपोर्ट बना के ट्रायल कोर्ट को भेज देगा। और यहाँ सब सेक्शन 2 में है पावर टू डिस इंटर। डिसइंटर करता है कब्र से निकालना कार्पसेस, एक बॉडी को। वेन एवर सच मैजिस्ट्रेट कंसीडर इट एक्सपीडियंट टू मेक एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन ऑलरेडी इंटर्ड इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ, यानी कॉज ऑफ डेथ ही डिटरमिन करनी है लेकिन उस पर्सन को दफना दिया गया है, कब्र में है, तो उसको डिसइंटर किया जा सकता है और एग्जामिन किया जा सकता है। ये मैजिस्ट्रेट की पावर है कब्र कुशाई की, एग्जीमेशन की। 176(2) के तहत इंक्वेस्ट बनाना यानी कॉज ऑफ डेथ, और मौके पे जाके चेक करना सारा कि किसी पर्सन की कैसे डेथ हुई है। अगर पुलिस की कस्टडी में डेथ हुई है तो ये इंक्वेस्ट बनाने की पावर फिर मैजिस्ट्रेट को है। 176(2) में है कबर कुशाई। और चालान क्या था कि पुलिस की ओर वो रिपोर्ट जिसपे मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेके ट्रायल शुरू करता है। कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ तक बताइए जी। 177 में है कि इंक्वायरी और ट्रायल कहाँ होना है। कहते हैं कि लोकल लिमिट्स जहाँ पे अफेंस कमिट हुआ है वहां पे। पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन, कि अगर एक अफेंस यानी लिमिट पे हुआ है, बाउंड्री लाइन पे हुआ है, एक बंदे को फायर लगाया लेकिन अगले लिमिट में जाके, अगले डिस्ट्रिक्ट की लिमिट में जाके उसकी डेथ हो गई है, तो दोनों जगह पे ट्रायल हो सकता है। यहाँ पे 179 में लिखा हुआ है अक्यूज ट्राइबल इन डिस्ट्रिक्ट वेयर एक्ट इज डन और वेयर कंसिक्वेंस इंस्यूज इंश्योज, जहाँ पे यानी कंसिक्वेंसेस कमिट हुए, यानी जाहिर आए कि किसी को फायर एक जगह लगा लेकिन वो दूसरे जिले में जाके उसकी डेथ हो गई, तो दोनों जगह ट्रायल हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है ट्रायल। ये इसकी डी इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं। ए इज ए wounded इन स्टेट ऑफ जूनागढ़, जूनागढ़ में जख्मी हुआ, एंड डाइज ऑफ हिज वुंड्स इन कराची, कराची में उसकी डेथ हुई। द ऑफेंस ऑफ कॉजिंग एज डेथ मे बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड इन कराची, क्योंकि उसकी डेथ इधर हुई है तो यहाँ पे उसकी इंक्वायरी भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, उसको ट्राई भी किया जा सकता है। ये 185 में इंपॉर्टेंट इसका एमसीक्यू है। हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट, कि जब डाउट हो कि कहाँ पे ट्रायल होना है तो ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। ये आप नोट एमसीक्यू।
ये 188 लाजमी पढ़ना है जी। लाइबिलिटी फॉर ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान, कि जब वो एक कंडीशन है कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो वो पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस एट एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, और व्हेन ए सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ स्टेट है, अगरचे वो सिटीजन है या नहीं लेकिन वो पाकिस्तान को कोई सर्विस दे रहा है, अगर वो भी ऑफेंस कमिट करता है, या ऐसा बंदा जो किसी शिप में यानी जहाज में या एयरक्राफ्ट में जा रहा है रजिस्टर्ड इन, लेकिन वो पाकिस्तान का है जहाज रजिस्टर्ड है उसमें है, ही मे बी डेल्ट विद इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंसेस इफ इट हैड बीन कमिटेड इन एनी प्लेस विद इन पाकिस्तान। तो ऐसा समझा जाएगा कि उसने पाकिस्तान में ऑफेंस कमिट किया, वो सिटीजन है, पाकिस्तान को किसी कोई सर्विस दे रहा है, सर्वेंट है, पाकिस्तान की शिप या एयरक्राफ्ट में कोई कमिट करता है ऑफेंस, तो ऐसा समझा जाएगा कि उसने पाकिस्तान में ऑफेंस कमिट किया। पावर टू डायरेक्ट कॉपीज ऑफ डेपोजिशन एंड एग्जिबिट्स टू बी रिसीव्ड इन एविडेंस। अब इसमें कहते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट मंगाएगी वो किसी पॉलिटिकल एजेंट के थ्रू भी मंगाए जा सकते हैं अगर बाहर से मंगवाने हैं, जुडिशियल ऑफिसर से भी अटेस्ट करवाए जा सकते हैं जो बाहर से आने हैं यानी, तो वो कोर्ट में एज ए एविडेंस, जो कमीशन के थ्रू कोई एविडेंस करवाए तो वो भी एडमिसिबल है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स बाहर से आए तो ये एग्जिबिट्स भी एडमिसिबल है। वो बस जर्नल सी प्रोविजन थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेंस, आपसे ये पूछा जाता है कि कॉग्निजेंस क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस ये है कि ऑल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और एनी अदर मैजिस्ट्रेट स्पेशली empowered by provincial government on recommendation of a high court may take cognizance of offense। कॉग्निजेंस ले सकते हैं, कॉग्निजेंस के उस रिपोर्ट पे क्रिमिनल प्रोसीजर इनिशिएट करना, उस पर्सन के खिलाफ चार्ज फ्रेम करते हुए क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू करना, इसको कॉग्निजेंस कहते हैं। कॉग्निजेंस किन बेसिस पे ली जा सकती है? अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स, यानी इस्तगासा, क्लास ए में है इस्तगासा रिसीव हो, सेक्शन 200 के तहत इस्तगासा आ जाए। अपॉन ए रिपोर्ट इन राइटिंग ऑफ सच फैक्ट्स बाय पुलिस ऑफिसर, 173 की रिपोर्ट जिसे चालान कहते हैं, साथ लिख लें, ए में इस्तगासा, बी में रिपोर्ट 173 चालान, सी में अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज नॉन नॉलेज और सस्पिशन, या किसी थर्ड पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो उस पे भी जज कॉग्निजेंस ले सकता है। That such offense has been committed which he may try or send court of session, यानी जो सेशन कोर्ट के भी ट्रायल हैं उनकी कॉग्निजेंस भी मैजिस्ट्रेट लेगा और फिर फॉरवर्ड करेगा सेशन जज को कि आप इसका ट्रायल करें। कभी भी रिपोर्ट 173 या इस्तगासा डायरेक्ट फाइल नहीं होता, डायरेक्ट कभी फाइल नहीं होता सेशन कोर्ट में, वो मैजिस्ट्रेट के पास फाइल होता है और मैजिस्ट्रेट फिर फॉरवर्ड करता है ट्रायल के लिए। मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 1 ऑफ एन ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अगर सेशन कोर्ट का केस है ट्रायल के लिए तो वो क्या करेगा, विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस, एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करेगा, सेंड द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन और ट्रायल, सेशन कोर्ट को ट्रायल के लिए केस सेंड कर देगा, भेज देगा। ये 190 है कॉग्निजेंस। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए जी। 190 में है कि मैजिस्ट्रेट ने जो ट्रायल करने हैं वो खुद कॉग्निजेंस लेके ट्रायल शुरू करेगा, लेकिन सेशन कोर्ट का अगर ट्रायल का केस है तो उसको कॉग्निजेंस लेके फॉरवर्ड कर देगा फॉर ट्रायल बिफोर सेशन जज। सेशन कोर्ट कभी भी डायरेक्ट ना चालान उसमें जमा होता है और ना ही इस्तगासा फाइल होता है, मैजिस्ट्रेट के थ्रू होके जाता है। चलें जी, 1 मिनट बाद ज्वाइन कीजिए, फिर टाइम एंड हो गया।